हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज हम संगम डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, जो कि फाउंडर्स थे विजयनगर एम्पायर के। तो ये विजयनगर एम्पायर के अंडर ये संगम डायनेस्टी भी आती थी, और ये सबसे पहली डायनेस्टी थी इस विजयनगर एम्पायर की, जिसे कि फाउंडर्स कहते हैं विजयनगर एम्पायर का। तो चलिए जानते हैं इस डायनेस्टी के बारे में। तो संगम डायनेस्टी की बात करें तो इनका रेन 1336 से लेकर के 1485 एडी के बीच में रहा है। अब ये जो था ये बिगनिंग थी विजयनगर एम्पायर की साउथ इंडिया में। अब ये 1336 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी जो फाउंडेशन है वो एक पावरफुल किंगडम के तौर पर रखी गई थी, जो कि कल्चरल और इकोनॉमिक पावर हाउस बन के उभरा साउथ इंडिया का। अब फाउंडर्स और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एम्पायर जो था वो हरिहर वन और बुक्का राय वन, ये जो दो भाई थे, इनके द्वारा फाउंड किया गया था। और ये दोनों संगम फैमिली के थे। अब संगम फैमिली, इनके पिता का नाम दरअसल संगम था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने पिता के नाम पे डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी रखा था। अब ये ओरिजिनली ये दोनों जो थे, ये ऑफिसर्स थे, ये काकातीय और काम्पिली किंगडम्स में। तो ये काकतीय और काम्पिली किंगडम वही साउथ इंडिया की छोटे छोटे किंगडम्स थे, उनके अंडर में ये ऑफिसर्स हुआ करते थे। बाद में दिल्ली सल्तनत के द्वारा इन्हें कैप्चर कर लिया गया था। तो दिल्ली सल्तनत में उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम चल रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें किडनैप कर लिया, इन्हें कैप्चर कर लिया, और बाद में इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद इन्हें छोड़ दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट और ये दुआब में टैक्स बढ़ाना, और उसके अलावा ये टोकन करेंसी, ये सारे जो ब्लेंडर कर दिए थे, उसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी वीक हो रही थी, जिसकी वजह से ये दोनों वहाँ से बच निकले। और वापस आने के बाद इन्होंने खुद को रिकन्वर्ट कर लिया हिंदुज़म में। और किसके गाइडेंस पे, तो देखिए इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सेज विद्यारण्य थे, तो ये सेज विद्यारण्य के अंडर में इन्होंने दोबारा से हिंदुज़म को एडॉप्ट कर लिया। अब 1336 में इन्होंने कैपिटल जो है उसे हम्पी कर्नाटक में विजयनगर की इस्टेब्लिश किया। तो ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्पी में इन्होंने इस्टेब्लिश करी 1336 में। अब विजयनगर और इसके नॉर्दर्न साइड पे एक किंगडम था, बहमनी किंगडम, जो कि मुस्लिम किंगडम था, और ये विजयनगर हिंदू किंगडम था। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरुआत हो गई थी किंगडम के इस फाउंडेशन के साथ ही साथ। अब क्लैश कहाँ कहाँ पर होते थे, तो देखिए तीन एरियाज थे जहाँ पे ये बहमनी किंगडम और विजयनगर के बीच में क्लैशेस होती थी। तो एक तो था ये रायचूर दोआब, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। उसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा और मराठवाड़ा, ये जो तीन जगह थी, यहाँ पर बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम का क्लैश चलता था। अब देखिए क्लैश की यहाँ पे वजह भी थी। अब इसे मैप में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये आपका विजयनगर एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे, और ये जो था ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। अब यहाँ कहीं से तुंगभद्रा नदी जाती थी और यहाँ कृष्णा नदी जाती थी। तो ये जो था ये बीच का एरिया, ये दोआब हुआ करता था। यहाँ पे आपका नॉर्थ साइड पे बहमनी किंगडम होता था। तो देखिए ये जो बीच का दोआब एरिया था, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था। कभी भी जो दो नदियों का दोआब होता है, दोआब मीन्स दो नदियों, मतलब जहाँ दो नदियों के बीच का भाग होता है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इसे रायचूर दोआब कहते थे। तो इसी जगह को ले करके इनका कॉन्फ्लिक्ट चला करता था, क्योंकि कृष्णा नदी के नॉर्थ में बहमनी किंगडम था और तुंगभद्रा नदी के साउथ में विजयनगर एम्पायर था। तो इस दोआब के क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता था। आगे अगर मेजर रूलर्स की बात करें संगम डायनेस्टी के, तो सबसे पहले तो देखिए आते हैं हरिहर वन, जिन्होंने 1336 से 1356 तक रूल किया। इन्होंने पावर जो है उसे तुंगभद्रा रिवर के अराउंड कंसोलिडेट किया। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया, लेकिन पावर को कंसोलिडेट करके रखा। अभी नया नया एम्पायर है, नया नया डायनेस्टी बिल्ड हुई है, तो उसमें पावर कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्होंने उस रोल को बहुत अच्छे से निभाया, पावर को तुंगभद्रा रिवर के अलाउंग कंसोलिडेट करके रखा। इन्होंने स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन बिल्ड करा और इस्टेब्लिश किया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब देखिए किंगडम्स की बात करें तो देखिए ये चार किंगडम जो थी वो विजयनगर एम्पायर के अंडर में आई। पहली संगम किंगडम, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद सलुआ, फिर तुलुआ, फिर उसके बाद अरावेडू। तो अभी देखिए इनके पीरियड्स के बीच में थोड़ा मतभेद हो सकता है।
लास्ट साइड पे जब ये विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था तब काफ़ी वीक हो गए थे, तो इनके एम्पायर के एंड का अभी भी कुछ हमारे पास ठोस सबूत नहीं है, लोगों के बीच में आपस में मतभेद रहते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे आपको चेंज मिल सकते हैं, और ये आपसे एग्ज़ाम में ऐसा है भी नहीं कि ऐसे कोई ठोस डेट पूछी जाएगी कि किंगडम का डिक्लाइन कब हुआ था, लेकिन हाँ ये आप एक नज़र मारने के लिए, आपके रेफरेंस के लिए डेट्स मैंने दे दी हैं। फाउंडर की बात करें तो यहाँ फाउंडर्स मेंशन है, हरिहर एंड बुक्का, सुलवा नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा और तिरुमला। चलिए आगे देखते हैं। अब हरिहर के बाद आए बुक्का राय वन। तो इनका जो रीन था ये 1356 से 1379 के बीच में रहा। इन्होंने पावर को क्या किया, एक्सपैंड किया, और इन्होंने कवर कर लिया था प्रेजेंट डे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो इन्होंने जो था वो एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने ट्रेड रिलेशन को स्ट्रेंथन किया, किसके साथ, पर्शिया के साथ, पर्शियन गल्फ में, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। देखिए अभी विजयनगर एम्पायर ये साउथ इंडिया का स्टेट था, तो इनको इसकी वजह से ये इधर से भी एक्सेस मिल जाता था सी का, और इधर से भी एक्सेस मिल जाता था, तो दोनों के साथ इन्होंने ट्रेड रिलेशन स्ट्रेंथन किए। अब इन्होंने क्या किया, विद्यानगर सिटी को स्ट्रेंथन किया और उसको रीनेम कर दिया विजयनगर के नाम से। तो ये विद्यानगर को विजयनगर इन्होंने नाम रखा और उसे स्ट्रेंथन किया। इन्होंने हारमनी रिस्टोर करी बिटवीन वैष्णवाज एंड द जैन्स। तो जैन्स और वैष्णवाज के बीच में इन्होंने हारमनी इस्टेब्लिश की। अब किंग ऑफ मालाबार, सेलन एंड अदर कंट्रीज कैप्ट एम्बेसडर एट हिज कोर्ट। मतलब इन सारी कंट्रीज़ के एम्बेसडर जो थे वो इनके कोर्ट में रखे गए। इन्होंने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज में लिटरेचर को पैटर्नाइज किया। तो देखिए लिटरेचर के प्रति भी इनका काफ़ी पॉजिटिव और नरम रुख था। अब इनके बाद आए हरिहर सेकंड। तो ये बुक्का वन के बेटे थे। इन्होंने एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखा तमिल रीजन में, और इन्होंने मेंटेन करा पीस और प्रॉस्पेरिटी। तो एक्सपेंशन एक तरफ इनका चल रहा था और साथ ही साथ ये पीस और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करे हुए थे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं देवराय फर्स्ट के बारे में, जिनका रीन ये 1406 से 1422 के बीच में रहा। अब देवराय फर्स्ट जो थे ये थर्ड सन थे हरिहर टू के। तो इनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो थे इनके इरिगेशन वर्क्स। तो इन्होंने तुंगभद्रा नदी पे एक डैम बनवाया, जिससे कई सारी कैनल्स निकलती थी जो कि शहर की तरफ जाती थी। तो इनका इरिगेशन को लेकर के इनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कहा जा सकता है इरिगेशन पे। अब निकोलो दे कॉन्टी जो थे ये इन्होंने विजयनगर को इनके रीन में विजिट किया। तो निकोलो दे कॉन्टी जो थे ये एक एक्सप्लोरर थे। इन्होंने विजयनगर को इन्हीं के रीन में एक्सप्लोर किया था। इन्होंने एनकरेज किया कल्चरल डेवलपमेंट और टेम्पल आर्किटेक्चर को। तो कल्चरल डेवलपमेंट और टेम्पल आर्किटेक्चर इनके टाइम पे काफ़ी एनकरेज किया गया। इनके बाद आते हैं देवराय टू, जिनका रीन 1423 से 1446 के बीच में रहा। ये जो थे ये ग्रैंड सन थे देवराय वन के। तो अहमद शाह वन जो थे बहमनी के, उन्होंने विजयनगर को इन्वेड किया और एक वॉर इंडेमनिटी मांगी। मतलब क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशि ली जाती है वॉर में, उसे इंडेमनिटी कहते हैं। अब देवराय टू जो थे इन्होंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर, क्योंकि देखिए बहमनी किंगडम की जो पावर थी वो उनकी कैवलरी मैन और उनके आर्चर्स थे। तो इन्होंने क्या किया, उन्हें अपनी आर्मी में भी एम्प्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनकी जो एम्पायर है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। अब इन्हें प्रौढ़ देव राय भी कहा जाता था, और इनकी जो इनके बारे में खास बात है वो यही है कि इन्होंने कई सारे मुस्लिम घुड़सवारों या कैवलरीमैन और आर्चर्स को अपनी सेना में भर्ती किया था। तो ये जानने वाली बात है, इस पे पॉइंट बनता है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। इंस्क्रिप्शन में इन्हें एक टाइटल गज बेते कारा भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है द एलिफेंट हंटर। उसके अलावा श्रीलंका इन्हें एक रेगुलर ट्रिब्यूट पे करता था। अब ये शैविज़म के फॉलोअर थे, वीर शैविज़म के, लेकिन उसके बावजूद ये अन्य सभी धर्मों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। दिंदीमा इनके कोर्ट पोएट थे। श्रीनाथ को कवि सार्वभौम का टाइटल दिया गया था। अब्दुल रजाक जो थे वो शाहरुख के एनवॉय थे, और इन्होंने विजयनगर को इन्हीं के रीन में विजिट किया था। आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एम्पायर जो था वो मंडलम यानी प्रोविंस और नाडूज यानी डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ था। गवर्नर्स को इनके नायकाज कहते थे। अब ये जो थे ये प्रोविंस
को मैनेज करने के लिए और रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए ये गवर्नर्स रखे जाते थे। इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इन्होंने इंश्योर किया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो अर्ली विजयनगर आर्किटेक्चर अंडर द संगम रूलर सॉ द बिल्डिंग ऑफ वीरूपक्षा टेम्पल एंड अदर मॉन्यूमेंट्स इन हम्पी। तो देखिए अर्ली विजयनगर एम्पायर का जो आर्किटेक्चर था संगम रूलर्स के दौरान, उसमें वीरूपक्षा टेम्पल जो था और कई सारे अदर मॉन्यूमेंट्स थे हम्पी में, ये यहाँ पर देखे गए। अब इनका लिटरेचर जो था वो कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत लैंग्वेज में फ्लरिश करा और डांस और म्यूज़िक के प्रति इनका काफ़ी लगाव रहा और इसे रॉयल पैट्रनेज मिला, यानी कि राजा की तरफ से इसे संरक्षण दिया गया, किसे, डांस और म्यूज़िक को। इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें तो एक्सटेंसिव ट्रेड था इनका कॉटन का, स्पाइसेस का और प्रीशियस स्टोन का विद पर्शिया, चाइना एंड अरेबिया। तो ट्रेड की बात करें तो इनका ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, एक्सटेंसिव ट्रेड ये कॉटन, स्पाइस और प्रीशियस स्टोन का करते थे। अब कई सारे पोर्ट जैसे कि गोवा और कालीकट जो थे वो एक्टिव सेंटर्स थे ट्रेड के, इनके एम्पायर के। अब डिक्लाइन की बात करें तो देवराय टू की मृत्यु के बाद वीक रूलर्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो थे उसने एम्पायर को वीकन कर दिया और बाई 1485 एडी सलुआ डायनेस्टी ने संगमास को रिप्लेस कर दिया। तो अभी संगमास के बाद सलुआ डायनेस्टी का यहाँ पर उदय हुआ। अब लेगेसी की बात करें तो संगम डायनेस्टी ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी थी विजयनगर की गोल्डन एज की, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमें चाहिए भी थी और ये बखूबी इन्होंने संगम डायनेस्टी ने रखी। कंट्रीब्यूशन जो था एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्किटेक्चर में और कल्चरल डेवलपमेंट्स में, उसने साउथ इंडियन हिस्ट्री को सेंचुरीज तक शेप दिया। तो ये था हमारा वीडियो संगम डायनेस्टी के ऊपर। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।